Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your पॉलिटी टीचर एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इन्हें हम शॉर्ट में CAG के नाम से भी जानते हैं। तो CAG के क्या काम होते हैं, इनकी पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, किस तरीके के कार्यों को ये परफॉर्म करने वाले हैं, ये सारी ही बातें हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हमसे सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि व्हाट इज़ CAG। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो आखिर होते क्या हैं। सो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन इंडिया। CAG की जो पोस्ट होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ये अपने कार्यों को, अपने फंक्शंस को अपने तरीक़ों से, अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब इनके कार्य क्या होते हैं, क्या इनके मेजर रोल्स हमें देखने को मिलते हैं संविधान में, चलिए देखते हैं। इनके मेन रोल की यदि मैं बात करूं, सो ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योर पब्लिक फंड्स आर यूज्ड प्रॉपरली। यहाँ पे बोला गया है कि जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स रहने वाले हैं, गवर्नमेंट का जो भी फाइनेंशियल मैटर होने वाला है उसे यहाँ पे हमारे CAG मैनेज करने वाले हैं, ऑडिट करने वाले हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जो पब्लिक फंड है, यानी कि आप और मैं जिस टैक्स का यहाँ पे पेमेंट करते हैं, उस टैक्स से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज निकल कर आते हैं, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमारे टैक्स से जो फंड कलेक्ट होता है सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, उन फंड्स का, उन टैक्सेस का जो यूज़ है वो सही तरीके से हो, उनका यूटिलाइजेशन सही जगह पे और सही तरीके से हो। बेसिकली हमारे जो पैसे हैं जो हम सरकार को देते हैं अपने कार्यों के लिए, अपनी प्रगति के लिए, देश के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी अलग अलग कामों के लिए, उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। CAG इस बात का ध्यान रखते हैं। मैं बात करना चाहूँगी इनके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। आगे चल के हम ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि आर्टिकल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर एक शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं पहले। देखिए, जो आर्टिकल 148 है वो बात करता है कि CAG यानी कि हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनका हम स्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं, उनकी पोस्ट को बनाने वाले हैं। देन यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी ड्यूटीज़, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो हमें कौन कौन से आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 149 टू आर्टिकल 151। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इनके अपॉइंटमेंट एंड इनके टर्म के बारे में कि भाई इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने सालों का इनका टेन्योर, हमें टाइम पीरियड, कार्यकाल देखने को मिलता है। चलिए, सो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो हमारे CAG हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज़ अर्लियर। अब इनके ऑफिस के लिए हमें 2 क्राइटेरिया देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है 6 years का, मतलब कि ये 6 सालों तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। और यदि 6 सालों का कार्यकाल पूरा होने के पहले इनकी जो उम्र है, इनकी जो एज है वो 65 years हो जाती है, तो उस कंडीशन में इन्हें अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2 हमें क्राइटेरियाज देखने को मिले हैं इनके टर्म्स को लेके, इनके टेन्योर को लेके। वो ये है कि या तो आप 6 year का टेन्योर टाइम पीरियड जो है, कार्यकाल जो है वो कंप्लीट करेंगे, या फिर यदि 6 साल का आपका टेन्योर कंप्लीट होने के पहले आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है वो 65 years हो जाती है, तो आपको उस एज के बाद अपना ऑफिस ऑटोमेटिकली वैकेंट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि भाई अगर इन्होंने मान लीजिए कोई गलत कार्य कर दिया है, कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर दिया है, कोई लीगल कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर किसी भी कारण से इन्हें इनकी पोस्ट से निकालना चाहते हैं लोग, तो किस तरीके से निकाला जाएगा। सो ही कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का जो प्रोसीजर होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को जब निकाला जाता है तो पार्लियामेंट में उस चीज़ के लिए रिजोल्यूशन आता है, देन दोनों ही पार्लियामेंट के जो हाउसेस होते हैं उसमें डिस्कशन होता है और भी काफ़ी लेंदी प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम CAG का भी रिमूवल करते हैं। यदि आप CAG को अपनी पोस्ट से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वही सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के टाइम पे किए थे। देन मैं बात करना चाहूँगी इनके फंक्शंस के बारे में कि भाई हमारे जो CAG हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं, चलिए समझते हैं। ऑडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स, सबसे पहला तो इनका यही होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी कंपनीज, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, जिनका
पूरा मैनेजमेंट और कार्यभार हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। उन सभी के जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें मैनेज करना कि भाई जब सही तरीके से पैसों का यूटिलाइजेशन हो, कहीं पे भी गलत तरीके से पैसे इस्तेमाल ना हो रहे हों, पैसों को किसी भी तरीके से यहाँ पे मिसयूज़ ना किया जा रहा हो, इस बात का ध्यान रखते हैं हमारे CAG का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी पैसे होते हैं, उनका इस्तेमाल वो सही तरीके से करें, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए करें, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करें। बेसिकली वो उनके पास जो पैसे होते हैं उसका कहीं पे भी मिसयूज़ या कोई गलत इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखते हैं CAG। देन रिपोर्टिंग टू द पार्लियामेंट। अब देखिए, ही सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू द प्रेसिडेंट हु प्लेसेस देम बिफोर द पार्लियामेंट। अब हमारे जो CAG होते हैं ये गवर्नमेंट के सारे खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं कि गवर्नमेंट ने कब, कहाँ, किस साल में, किस जगह पे कितने पैसे खर्च किए, कहाँ पे इन्हें कितने एक्सपेंसेस पड़े, क्या चीज़ महंगी रही, क्या चीज़ सस्ती रही, इन्होंने कोई पॉलिसी निकाली, कोई नया ब्रिज बनाया, कोई नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, कोई नया हाईवे बनाया, या जो भी काम गवर्नमेंट ने किए उन सारे ही कामों में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना रहा, इन सारी ही चीज़ों का हिसाब रखते हैं हमारे CAG। अब जब CAG इन सारी बातों का हिसाब रखते हैं तो इसकी वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई हाँ, इतनी सारी जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, इतने सारे जो हमारे खर्चे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिस्से में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या जिस भी चीज़ के लिए वो लोग हिसाब रखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब ये जो रिपोर्ट होगी हमारे CAG प्रेसिडेंट के हाथों में देंगे कि सर ये लीजिए, इस तरीके का खर्चा, इस तरीके का सारा हिसाब किताब अपनी गवर्नमेंट का अपन को देखने को मिलता है। मेजरली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में ये जो हमारी पूरी रिपोर्ट होती है वो पेश की जाती है। देन इसके बाद जो राष्ट्रपति होंगे या फिर जो प्रेसिडेंट होंगे हमारे, वो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे, पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, ताकि पार्लियामेंट के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी, साथ ही साथ मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स या जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो उस रिपोर्ट को गो थ्रू करें एंड उस चीज़ को समझे कि सरकार ने कब, कहाँ, कितना पैसा खर्च किया। ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है इससे सरकार के खर्चे, सरकार के एक्सपेंडिचर, सरकार ने किस पॉलिसी पे कितना पैसा लगाया, कहाँ पे क्या चीज़ें करी, ये सारी चीज़ों का जो हिसाब किताब होता है, एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी, हमें पारदर्शिता हमें देखने को मिल जाती है। ये जो एक पॉलिसी होती है, ये जो एक रूल होता है कि हम आपकी जो एक्सपेंडिचर है उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे, ये गवर्नमेंट को कंपेल करती है, फोर्स करती है अपने कार्यों को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट के मेंबर्स को ये बात पता होती है कि यदि हम किसी भी तरीके के गलत फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, किसी भी तरह के गलत कार्य को परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसकी रिपोर्ट जो है हमें यहाँ पे CAG जो है हमारे, वो पार्लियामेंट में आगे ले जाके प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेके हमारे ऊपर सवाल उठ सकते हैं कि भाई हमने इस जगह पे कम पैसों की जगह ज़्यादा पैसे खर्च क्यों करे, या किसी जगह पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे हमने अपने पैसे बचाने के लिए पैसे कम क्यों करे। कि बेसिकली यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसी भी प्रकार के गलत काम को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके पहले उन्हें 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे CAG की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत की जाती है। Then, ensuring accountability. He ensures that the public money is spent as approved by the parliament और स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे CAG हैं ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भाई पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने जितना पैसा खर्च करने की बात की है, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे परमिशन मिली है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किसी डैम कंस्ट्रक्शन में, किसी हाईवे कंस्ट्रक्शन में, या फिर मान लीजिए कोई ब्रिज बन रहा है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ बजट डिसाइड करके दिया है कि हाँ भाई सरकार को इतना पैसा खर्च करके इस पर्टिकुलर ब्रिज का निर्माण करना है या फिर इस पर्टिकुलर हाईवे का निर्माण करना है, तो उस कंडीशन में जो CAG है ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई जितनी बातें यहाँ पर डिसाइड की गई हैं, जितना पैसा अप्रूव्ड हुआ है, उतना पैसा पूरा का पूरा खर्च हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा ना करे या फिर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है वो ऐसा ना करें कि पैसों को कहीं ना कहीं बचा लें और उस पैसे का खुद से इस्तेमाल करने लगें या फिर उस पैसे को अपने सेल्फ के फ़ायदे के लिए अपने पास रखें। बेसिकली जितना पैसा यहाँ पे अलॉट किया गया है वो सारा ही पैसा सही तरीके से उस प्रोजेक्ट में यूज़ हो। हमारे CAG इस बात का भी ध्यान रखते हैं।
देन इनका एक रोल हमें एडवाइजरी रोल देखने को मिल जाता है, किस तरीके से ये सरकार को समय समय पर एडवाइस भी देते हैं कि भाई आप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपके जो पैसों का मैनेजमेंट है, आप उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। बेसिकली ये हमारी सरकार को इस चीज़ की एडवाइस देते हैं, सलाह मशवरा देते रहते हैं समय समय पर कि आपके यहाँ के जो फाइनेंस है, जो पैसों के इश्यूज़ है, जो पैसों के मैटर्स हैं, आप उन्हें और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। देन इसके बाद मैं CAG की इम्पोर्टेंस की बात करना चाहूँगी कि भाई